हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है बेटा। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होंगे। और आज के इस लेक्चर के अंदर बेटा हम बात करेंगे एक्सरसाइज 12.2 के इंट्रोडक्शन की। और इस इंट्रोडक्शन के अंदर हम बात करेंगे कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकाली जाती है। इसको लेकर के फॉर्मूला आपने पहले भी पढ़ा था, और वो फॉर्मूला पढ़ा था आपने जब आपने 2D पढ़ी थी, है ना। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाला 2D पढ़ा था, तो उसमें भी हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था, दो पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस वाला फॉर्मूला। और अब हम लोग पढ़ रहे हैं 3D त्रिविम ज्यामिति, है ना। इस बारे में हमने एक बेसिक एक्सरसाइज की थी। इससे पहले वाली जो 12.1 थी, उस एक्सरसाइज के अंदर बहुत बेसिक क्वेश्चन थे, जिससे हमने इंट्रोडक्शन किया था कि व्हाट इज 3D त्रिविम ज्यामिति होती क्या है, उस बारे में। तो इस लेक्चर के अंदर हम लोग अब अप्लाई करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। बहुत इजी काम है, बहुत सरल काम है। यही काम हमने क्लास 10th में भी किया था। क्लास 10th में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर हमारे पास दो पॉइंट हो P एंड Q, है ना, P एंड Q, इसके कोऑर्डिनेट अगर हम x1 y1 रखते हैं, एंड इसके कोऑर्डिनेट अगर हम x2 एंड y2 लेते हैं, तो डिस्टेंस, इनके बीच की जो दूरी होती है d, उस d को, या फिर d ना लिखो, पी क्यू लिख लो, है ना। जो दूरी पी क्यू है उसको निकालने का एक डिस्टेंस फॉर्मूला होता था, दूरी वाला सूत्र, विच इज x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर एंड प्लस y2 एंड माइनस के y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, नहीं, कुछ लोग इसको इस तरीके से भी लिख सकते थे कि अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर एंड y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, मतलब x1 y1 को आगे पीछे करके। तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था, क्योंकि स्क्वायर है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप इस फॉर्मूले को अच्छे से जानते हैं, क्लास 10th में आपने काम बहुत किया है, एक्सरसाइज इसकी पूरी की पूरी थी। अब बेसिकली हम लोग पढ़ रहे हैं 3D, तो दो पॉइंट्स को हम जब लेंगे, ये दो पॉइंट्स जो होते थे ये किसी तल में होते थे, है ना। ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमारे पास, ये मूल बिंदु। तो ये जो पॉइंट होते थे किसी तल के अंदर होते थे। तल का मतलब किसी प्लेन में होते थे, जैसे बोर्ड में हो गए, दीवार पे हो गए, या फर्श पे हो गए, दो पॉइंट, है ना। लेकिन अब हम लोग जो पढ़ेंगे फॉर्मूला, अगर हमारे पास P पॉइंट स्पेस में हो, स्पेस का मतलब खाली जगह में हो, हवा में हो, है ना, दो पॉइंट्स हवा में है। जैसे दो पॉइंट्स का मतलब ये मेरी फिंगर है और ये वाली फिंगर की टिप, इस वाले फिंगर के ऊपर एक पॉइंट बनाओ, इस वाले फिंगर, तो इन फिंगर्स के बीच की अगर मुझे डिस्टेंस निकालनी है, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, उसको ध्यान से देखना है। तो अगर सपोज कर लो मेरे पास P एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1 एंड z1 है, एक अनदर पॉइंट है दिस इज Q, और उसके कोऑर्डिनेट x2 y2 एंड z2 है। तो मैं चाहता हूं कि इनके बीच की डिस्टेंस निकालूं, दैट इज पी क्यू। उसको निकालने का फॉर्मूले में कोई अंतर नहीं है, सेम तरीके से निकालेंगे कि x1 एंड माइनस x2 का होल स्क्वायर एंड प्लस y1 एंड y2 का होल स्क्वायर। बस एक चीज और ऐड हो जाएगी इसके अंदर, z वाली, है ना। तो z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले का हम यूज करना है। बस इसका प्रूफ ज्यादा मैटर नहीं करता, इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिहाज से। तो इस फॉर्मूले का यूज करते हुए हमें हम लोगों को काम करना है, ठीक है। एक और इसमें एडवांस चीज हो सकती है कि अगर सपोज कर लीजिएगा पहले वाला पॉइंट हमने कह दिया कि पहले वाला पॉइंट हमारे पास में ये P पॉइंट या फिर ये मूल बिंदु हो गया, है ना। ये क्या हो गया, मूल बिंदु के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0,0,0 होते हैं मूल बिंदु के। और यहां पर अगर कोई पॉइंट हमारे पास में सपोज कर लो A है, जिसके कोऑर्डिनेट x, y, z हैं, तो अगर हमें कभी भी मूल बिंदु से डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी तो OA कैन बी फाइंड आउट, इसी फॉर्मूले से बात बनेगी कि x1 x2, देखो ये x1 का काम करेगा, ये y1, ये z1, ये x2 y2 z2, तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर एंड y माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस 0 का होल स्क्वायर। बेसिक सी बात ये आई कि OA इज व्हाट, ओ ए आ जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड प्लस जेड स्क्वायर। तो मूल बिंदु से, अगर हम मूल बिंदु से डिस्टेंस निकालते हैं तो डायरेक्टली ही आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। तो ये चीजें ज्यादा डिटेल से जाने की जरूरत भी नहीं, और ज्यादा डिटेल वाली है भी नहीं, ठीक है ना। प्रूफ इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू। क्लास 11th के अंदर आप सिर्फ बात करेंगे सीधी सीधी, ठीक है। तो चलिए इन फॉर्मूलों के ऊपर बेसिकली कुछ एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी में दिए गए हैं, तो वो एग्जाम्पल्स करते हैं, ठीक है ना। तब हम लोग फिर इसकी एक्सरसाइज की तरफ प्रोसीड करेंगे, ठीक है।
तो चलिए, अगर हम एग्जाम्पल नंबर 3 की बात करें, 3 ही नंबरिंग शुरू होती है क्योंकि इससे पहले एक्सरसाइज में 1-2 एग्जाम्पल हुआ था, तो ये 3 नंबर का है। तो हम लोगों को कहा है, बड़ा सिंपल है कि 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, वो फॉर्मूला जो है मैंने साइड में लिख दिया है जिसका यूज करना है आपको। तो 2 पॉइंट दिए गए हैं हमारे पास। एक पॉइंट है P1 -3 and 4 एंड अनदर पॉइंट एक Q है, दिस इज 4 and 1 and 2। हमें इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, तो हमें दूरी निकालनी। तो PQ निकालने का फॉर्मूला आप लगाएंगे, सीधी सीधी बात है। हम लोग इसको x1 बोल लेंगे, ये y1 है, ये x2 z1 है, एंड दिस इज x2 एंड ये y2 एंड z2। और अगर उस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं तो x2, देखो कुछ लोग मैंने पहले ही बताया था, इस PQ को कुछ लोग इस तरीके से लिखेंगे जो कि आपकी एनसीईआरटी में लिखा है, ठीक है ना, कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर एंड y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूले को दोनों तरीके से आप ट्रीट कर सकते हो। इसमें x1 में से x2 घट रहा है तो कुछ भी करो क्योंकि होल स्क्वायर है ना, तो फर्क ही नहीं पड़ेगा, चाहे ये लगाओ चाहे ये लगाओ, कोई भी लगा लो, तो कोई भी लगा लो। तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर या x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो मैं नीचे वाला लगा रहा हूँ क्योंकि एनसीईआरटी में वही यूज हुआ है। तो -4 -1 का होल स्क्वायर एंड प्लस y2 1 माइनस 3 है ना, माइनस का 3 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस 2 -4 का होल स्क्वायर। इसको आप कैलकुलेट करोगे, दिस इज -5 का होल स्क्वायर 25 हो जाएगा, एंड प्लस देखो यहाँ 1 प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ गया 4 का होल स्क्वायर हो गया 16, और प्लस यहाँ पे बचेगा माइनस के 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 4। तो आई थिंक ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 20 और 45, कितना 45। तो इतने इकाई आप यहीं पे आंसर छोड़ सकते हैं, या फिर आप इसको लिख सकते हो कि 3 या 9 बजे 45 है ना, या फिर 3 बाहर आ जाएगा तो अंडर रूट 5। तो ये आपका इतने इकाई है ना, इतने मात्रक, इतना यूनिट आपका डिस्टेंस बनेगी इन दोनों पॉइंट्स के बीच की। तो बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को आपने कर सकते हैं। वीडियो को जरा पॉज कर लें और फिर नोट कर लें, ठीक है ना। तो हम लोग फिर नेक्स्ट अनदर एग्जाम्पल पे जाते हैं। फिर चलिए, अगर हम बात करें एग्जाम्पल नंबर 4 की, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपने क्लास 10th में भी किए थे, संरेख दिखाने वाले। संरेख का मतलब भाई साहब कह रहे हैं कि 3 पॉइंट्स हैं P, Q एंड R, 3 पॉइंट्स हैं P, Q एंड R, इनको मेरे को दिखाना है कि ये संरेख हैं, ठीक है ना। संरेख का मतलब है कि ये तीनों के तीनों एक ही लाइन में हैं, एक ही लाइन में है, P एंड Q एंड आपका R। तो तरीके कई हो सकते हैं, ठीक है ना, तरीके संरेख दिखाने के तरीके कई हो सकते हैं आपके। एक बेस्ट तरीका होता था जब हम क्लास 10th में थे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 दिखा देते थे इनसे बनने वाला, ठीक है ना, क्योंकि अगर तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में होंगे तो कोई त्रिभुज नहीं बनेगा, है ना। अगर एक भी पॉइंट मान के चलो Q यहाँ नहीं है, थोड़ा भी ऊपर नीचे है, सपोज यहाँ है Q, तो तुरंत एक ट्राइंगल बन जाता था। तो तरीका वो होता था, लेकिन अभी हमने 3D के अंदर, बेसिकली 3D के अंदर कैसे हम लोग ट्राइंगल का क्षेत्रफल निकालते हैं इस बारे में बात अभी नहीं करी है, तो हम इस मेथड को छोड़ देंगे। इसके अलावा दूसरा मेथड है। दूसरा मेथड क्या है कि हम क्या करते हैं, बेसिकली हम क्या करते हैं, अगर ये तीनों एक ही लाइन में हैं, P एंड Q एंड R, ठीक है ना, अगर ऐसा है, ठीक है ना, तो ये डेफिनेट सी बात है, ये 100% है कि पी क्यू को अगर मैं जोड़ता हूं क्यू आर में, है ना, पी क्यू को मैं क्यू आर में जोड़ता हूं तो मुझे ये पी आर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो मुझे क्या मिल जाएगा, पी आर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ठीक है ना, तो यानी कहने की बात यह है कि जरूरी नहीं है कि इस तरीके से ही हम लिखेंगे, तो हम ये भी कह सकते हैं कि किन्हीं दो रेखाखंडों का योग, है ना, इसको एक लाइन बनाकर लिखे हैं कि किन्हीं दो रेखाखंडों का योग, ठीक है ना, वो बराबर होना चाहिए तीसरे रेखाखंड, है ना, रेखाखंड की लंबाई के, किन्हीं दो रेखाखंडों
की लंबाइयों का योग, की है ना, की लंबाइयों का योग है ना, लंबाई, या फिर शॉर्टकट में लिख लेंगे ले लिख करके ऐसा, लंबाइयों का योग जो है ना, आपके पास में तीसरे रेखाखंड की लंबाई के बराबर अगर होता है, देख लो ना भाई, हमारे पास अगर 3 पॉइंट कहीं भी हैं तो हमारे पास 3 रेखाखंड तो मिलेंगे कहीं भी हो, 1 2 3 है, एक रेखाखंड ये मिलेगा, एक रेखाखंड ये मिलेगा, एक रेखाखंड ये मिलेगा, 3 पॉइंट से जाने वाले 3 रेखाखंड बन सकते हैं इस तरीके से, ठीक है ना। तो हम लोग को क्या करना है कि हमें ये प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, मैं क्या करता हूं, मैं इस रूल को फॉलो करता हूं और इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस भी करने हैं कि सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं पी क्यू, मैं जब इस क्वेश्चन को हल करेंगे पी क्यू निकाल लेंगे। द पी क्यू इज व्हाट, पी क्यू निकलेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेंगे, x2 माइनस x1, 1 माइनस 2 है ना, तो डायरेक्टली लिख लूं 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर। क्या आप समझ पा रहे हो कैसे लिखा मैंने? पर जब 1 माइनस 2 होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एंड प्लस 2 माइनस थ्री का होल स्क्वायर, एंड प्लस आपके पास में 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। इसको अगर मैं कैलकुलेट कर लूं तो आई थिंक इट विल कम 1 और 2 3 का स्क्वायर 9, प्लस यहाँ पे 1 एंड प्लस यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, तो अंडर रूट 14 आ जाएगा। इतना आप छोड़ दो इसको, ठीक है। 14 यूनिट जो भी इकाई लिखना होता है वो लिख लेंगे, आप यूनिट लिख लें या इकाई लिख लें हिंदी में, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, पी क्यू निकाल लिया हमने, अब मैं क्यू आर निकाल लेता हूँ, एंड क्यू आर इज व्हाट, इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी, तो 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर एंड माइनस 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो कैलकुलेट अगर हम लोग कर लेंगे तो 6 का होल स्क्वायर 36 प्लस 2 का होल स्क्वायर 4 प्लस 4 का होल स्क्वायर फिर से 16, ठीक है ना। और अगर हम लोग इनको ऐड करें तो इट विल कम, ये मुझे आप दिख रहा है कि ये हो गया 40, 56 हो जाएगा, है ना। आपके पास कितना आ जाएगा, आपके पास में 56। अच्छा, इसको लिखा जा सकता था 7 दूनी 14, है ना, कोई नहीं, इसको ऐसे लिखो यूनिट, ये हो जाएगा 56 यूनिट, है ना आपके पास में। अब तीसरा रेखाखंड बचा है पी आर, क्या बची है, पी आर, एंड पी आर को फाइंड आउट कर लो आप। पी आर का मतलब है कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, तो 7 माइनस 2 तो आ जाएगा 7 प्लस 2 का होल स्क्वायर एंड प्लस 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर एंड प्लस माइनस 1 माइनस 5 का होल स्क्वायर। इसको अगर मैं कैलकुलेट करने जाऊंगा तो ये आ जाएगा 7 9 81 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 9 प्लस 36, है ना, देट विल इक्वल टू, ये आ जाएगा 90 126 यूनिट, ठीक है, ठीक है ना। तो एक बात सुनो, तो अगर ये संरेख हैं, कोलिनियर हैं, तो किन्हीं भी, कोई भी दो, ऐसा नहीं है कि ये पी क्यू क्यू आर ही होगा, ऐसा नहीं है, ये तो मैंने एक समझाने के लिए बात करी है, इसको आप भूल जाओ, आप नीचे वाली बात को ध्यान रखो, सिर्फ इस वाली को, ठीक है ना, इस वाली को ध्यान रखो। वगैरह किन्हीं दो का योगफल तीसरे रेखाखंड की, किन्हीं दो रेखाखंडों की लंबाइयों का जो योग है वो तीसरे रेखाखंड की लंबाई के बराबर होना चाहिए। ऐसा कुछ दिख रहा? हाँ दिख रहा है, देखो इसको आप लिख सकते हो, पहले इसको लिखो आप। अगर मैं 8 सती 56 लिखूंगा तो ये आ जाएगा 2 अंडर रूट 14 आ जाएगा, चाहे चेक कर लो भाई, देख लो ना आप भाई। आप इसको क्या लिखोगे, इसको अगर आप स्क्वायर कर लो, 14 चौक 56 होते हैं ना, ठीक है, ओके। तो हम लोग 56 को ऐसे लिख सकते हैं, ओके। इसको देखो, इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 14 आपके पास में निम्न में 126, तो 3 3 9 गुणे 14, बताओ होता है ना। तो अगर मैं 3 कॉमन निकाल लूंगा, मतलब अंदर से बाहर आ जाएगा, तो आ जाएगा 14। अब आप देख पा रहे हो, ध्यान से देखना, अब आप देख पा रहे हो जो आपका पी क्यू है एंड प्लस क्यू आर है, अगर मैं उसको ऐड करता हूं तो इट विल, यह आ जाएगा अंडर रूट 14 एंड प्लस अंडर रूट
2√14 जो कि बराबर हो जाएगा 3√14 के। चाहे देख लो आप 3√14 के, क्योंकि एक ये रखा दो ये रखे। और ये क्या है, अगर आप देखो ये पी आर ही तो है, ये पी आर ही तो है। इसका मतलब ये हुआ कि पी क्यू प्लस क्यू आर इज इक्वल टू होगा पी आर के। तो हम कह सकते हैं इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, है ना, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारे पास में कि क्या कह सकते हैं, अतः हम ये कह सकते हैं पी क्यू तथा आर संरेख हैं। क्या है, संरेख हैं। तो ये लाइन आप लिख सकते हो। इसका लॉजिक आप समझ पा रहे हो कि देखो अगर हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं पी क्यू एंड आर, अगर ये एक लाइन में है, एक लाइन में है, तो इनमें से किन्हीं दो रेखाखंडों का योग तीसरे के बराबर होना चाहिए। अगर एक लाइन में नहीं है, सपोज कर लो आर इस लाइन में नहीं है, आर कहीं को ऊपर को है, ठीक है ना, तो फिर जब मैं ये रेखाखंड बनाऊंगा ना, ठीक है ना, फिर क्या होगा कि जो पी क्यू प्लस क्यू आर हम निकालेंगे ना, आप देख लो त्रिभुज की दो भुजाओं का योग हमेशा बड़ा होता है तीसरी भुजा से, पी आर से। तो ये बराबर नहीं होगा। अगर ये बराबर नहीं होगा तो इसका मतलब ये संरेख ही नहीं होंगे। तो आपको ये कंडीशन याद रखनी है, बेसिक सी बात है, ये सबसे बड़ी बात है। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं द एग्जाम्पल ऑफ दिस एक्सरसाइज, एग्जाम्पल नंबर 5, है ना, एग्जाम्पल नंबर 5। चलिए एग्जाम्पल नंबर 5, अगर हम देखें एग्जाम्पल नंबर 5 को ध्यान से, तो बहुत ही आसान है और सिर्फ हम लोग दूरी वाले सूत्र का ही प्रयोग इसमें कर लेंगे। भाई साहब कह रहे हैं कि क्या बिंदु ए 6, ये जो पॉइंट दिया है 3, 6, 9 एंड बी दिया है 10, 20, 30 और सी दिया है 25, -41, 5 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। अच्छा, समकोण त्रिभुज के शीर्षों में खास बात क्या होती है? द मेन पॉइंट इज दैट समकोण त्रिभुज में क्या होता है, हमने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी है कि सबसे बड़ी भुजा ठीक है ना, का जो होल स्क्वायर है वो बराबर होता है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के। ये आपका मेन पॉइंट होता है, दिस इज द मेन थ्योरी, है ना, कि किसी भी समकोण त्रिभुज के अंदर कि सबसे बड़ी भुजा इज व्हाट, हम पता है समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, तो इसका स्क्वायर ऑलवेज इक्वल होता है इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। इसको हम पाइथागोरस, ये पता ही है ना, पाइथागोरस, ठीक है ना, प्रमेय के नाम से भी जानते हैं, जो कि आपको पता है, इसमें मैं ज्यादा डीपली जाना नहीं चाहता। तो इट मीन्स हम लोगों को एक त्रिभुज के शीर्ष दिए हैं, है ना, ए बी सी दिए हैं। तो मैं एक काम करता हूं, ये कहीं भी हो सकते हैं, ए ये है, बी ये है ना, एंड सी इज देयर, है ना। तो मैं क्या करूं, इस त्रिभुज की साइड निकाल लेता हूं, पहले ए बी निकाल लूंगा, फिर बी ये निकाल लूंगा, बी सी, फिर निकाल लूंगा ए सी। फिर देखूंगा कि क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, क्योंकि मुझे दिख जाएगा कि बड़ी कौन सी है, सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, उसका वर्ग करके देखूंगा क्या वो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर आ रही है या नहीं आ रही है। तो चलिए दूरी वाला फॉर्मूला ही काम में आएगा, बेसिकली यही है ना। तो हम जब इसको हल करते हैं तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हैं। सबसे पहले मैं ए बी फाइंड आउट करूंगा, एंड ए बी फाइंड आउट करने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेंगे, और वो फॉर्मूला होता है x1 माइनस या x2 माइनस x1। तो 10 - 3 का होल स्क्वायर एंड प्लस 20 - 6 का होल स्क्वायर एंड प्लस 30 - 9 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू, इसको सॉल्व अगर कर लें तो यहाँ पे आ जाएगा 7, ठीक है ना, एंड द 7 का स्क्वायर हो गया 49 एंड प्लस यहाँ आ गया 14, और 14 का स्क्वायर हो गया 196 प्लस यहाँ आ गया 21, एंड 21 का जो स्क्वायर होता है वो बेसिकली होता है 441, शायद देखते हैं, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 141, तो 441 है ना। तो 441 जब इसको मैं ऐड करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, बेसिकली मुझे मिल जाता है, ठीक है ना। मैं कैलकुलेशन से बचना चाहता हूं थोड़ा सा, ठीक, मैं बचना चाहता हूं थोड़ा सा, मुझे मिल जाता है 686, ठीक है, अगर मैं ए बी निकालता हूं, दिस इज ए बी, है ना। तो अगर मैं ए बी का स्क्वायर देखूं, क्योंकि मुझे स्क्वायर ही चाहिएगा, इट इज 686, है ना।
इसको आप यहीं छोड़ दो। अब दूसरी साइड निकालिए, आप BC निकालिए। आप क्या निकालिए? BC। एंड BC कैसे निकालोगे आप? फॉर्मूला लगा लोगे BC निकालने के लिए 25 माइनस 10 का होल स्क्वायर प्लस माइनस के 41 माइनस के 20 का होल स्क्वायर प्लस यह आ जाएगा 5 माइनस 30 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो BC इज व्हाट, अंडर रूट में आ जाएगा वैल्यू। BC का फाइंड आउट करोगे आ जाएगा 4571। इट मीन्स यहाँ से BC का स्क्वायर जो है वो आ जाएगा 4571, ठीक है। अब निकालेंगे आप फाइनली AC, एंड द AC इज व्हाट, इसके और इसके बीच की दूरी 25 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 25 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 41 एंड माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 9 का होल स्क्वायर। तो इसको कैलकुलेट अगर करें सिमिलर मैनर से तो बेटे ये आएगा 2700। AC का स्क्वायर जो आएगा वो आएगा 2709, ठीक है। तो अब देखो सबसे बड़ी साइड कौन सी है? सबसे बड़ी साइड है BC, है ना। क्या हम ये चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, क्या BC का स्क्वायर बराबर है AB का स्क्वायर प्लस AC के स्क्वायर के? ये तो पाइथागोरस प्रमेय कहती है। चेक कर लेते हैं, हम चेक कर लेते हैं। तो हम लोग चेक करने के लिए क्या करते हैं कि AB का स्क्वायर एंड प्लस AC का स्क्वायर देखते हैं। तो AB का जो स्क्वायर है बेटा वो है 686 एंड प्लस AC का जो स्क्वायर है नीचे निकाला है वो है 2709। और जब मैं इसको ऐड करता हूं तो 5, है ना, एंड 9, ठीक है ना, एंड 3, ठीक है ना, एंड 3, ठीक है। ये आया AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, ठीक है। लेकिन ये इक्वल ही नहीं आ रहा, ठीक है ना, ये इक्वल नहीं आ रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इक्वल नहीं है ना, इक्वल नहीं है। इसका मतलब हम ये कहेंगे कि BC का स्क्वायर इज नॉट इक्वल AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। तो लिख देंगे अतः बिंदु एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष नहीं है। दो बिंदु दिए गए हैं ABC, वो समकोण त्रिभुज के शीर्ष नहीं है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। उम्मीद करता हूं आपको बेहतर समझ में आ रहा होगा अब। चलिए बेटा, अब एग्जांपल नंबर 6 यानी कि इसका अंतिम एग्जांपल है। उस तरीके के सवाल आपको एक्सरसाइज में भी मिलेंगे देखने को। तो उसने कहा है कि दो बिंदुओं A और B के निशान दे रखे हैं उसने, ठीक है ना। 2 पॉइंट्स हैं A और B के, कोऑर्डिनेट्स दिए हैं और कह रहा है कि गतिशील पॉइंट है, एक वेरिएबल पॉइंट है। वेरिएबल पॉइंट का मतलब जो चलता है पॉइंट, है ना, फिक्स पॉइंट नहीं है, एक वेरिएबल पॉइंट है। और वेरिएबल पॉइंट कभी भी लिया जाएगा। गतिशील पॉइंट को जब भी हम लेते हैं तो एक बात ध्यान रखनी है, कभी भी P पॉइंट अगर गतिशील है तो हम लोग x, y, z चर पॉइंट, है ना, चर है ना। लेकिन अगर P को जैसे हमने मान लिया कि 1, 3, 5 ले लिया तो ये चर नहीं है, बिकॉज ये फिक्स हो गया, इसकी पोजीशन फिक्स है। इसका x कोऑर्डिनेट 1 है, y कोऑर्डिनेट 3 है, z कोऑर्डिनेट 5 है। तो ये पता है कि ये yz प्लेन से 1 दूरी पर है, ये xz प्लेन से 3 की दूरी पर है, और ये xy प्लेन से 5 की दूरी पर है, प्लेन्स, है ना, वो जो हमने पहले एक्सरसाइज में डिस्कस किया था। तो अब ध्यान देना है कि इस वेरिएबल पॉइंट के पथ का समीकरण बताना है, जबकि कंडीशन दी है, ठीक है ना। इस कंडीशन के हिसाब से कुछ नहीं करना है आप लोगों को, नथिंग टू डू, बिकॉज मैं आपको बता दूं और कर लोगे आप आराम से। आप क्या करोगे, पहले PA निकालोगे आप। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, माना कर लोगे। माना जो P पॉइंट है उसको हम x, y, z कह देंगे, ठीक है ना, z है जब इसको हल करते हैं सवाल को, है ना। तो सबसे पहले हम लोग PA निकालेंगे, बिकॉज PA निकालेंगे एंड PA इज व्हाट, PA जो है वो डिस्टेंस है P और A के बीच की। तो उसमें P तो हमने कह दिया कि P के कोऑर्डिनेट तो ये हो गए, और A के कोऑर्डिनेट क्या दिए हैं उसने, वो दिए 3, 4 एंड 5, एंड B के जो कोऑर्डिनेट दिए गए हैं वो दिए गए हैं -1, 3 एंड -7, ठीक है। तो अगर आप देखो तो आप PA निकालो, पहले P और A के बीच की डिस्टेंस निकालो। तो इसका मतलब आ जाएगा 3 माइनस, देखो आपको मैंने पहले भी कहा था कि आप जरूरी नहीं है कि फॉर्मूला जो डिस्टेंस फॉर्मूला है आपको यही करना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर एंड y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर।
यू कैन यूज, आप यूज कर सकते हो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर भी यूज कर सकते हो। तो मैं यार क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा, मुझे ये 3 माइनस एक्स लिखने की बजाय मैं x माइनस 3 लिखना चाह रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो x माइनस x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस 3, ये व्हाट इज दिस 5 है ना, 5 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो अगर मैं पी ए का स्क्वायर निकालूं, बिकॉज मुझे पी ए का स्क्वायर ही चाहिए यहाँ पे देखो, है ना। तो इधर से रूट हट जाएगा और उसको मैं सॉल्व अगर कर लूं तो इट विल एक्स स्क्वायर प्लस 9, ठीक है ना, एंड माइनस के 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16, ठीक है ना, 16 माइनस के 8y एंड प्लस के z स्क्वायर प्लस 25 एंड माइनस के 10z, ठीक है। तो ये चीज आप निकाल लोगे इस तरीके से, ठीक है ना। अब जरा किताब उठा लूं मैं ताकि जल्दी से समाप्त हो जाए, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि समय आपका ज्यादा खराब ना हो अगर चीजें समझ में आ गई हो तो। फिर सिमिलर मैनर से हम निकालेंगे पीबी, है ना, एंड पीबी इज व्हाट, पीबी भी इसी तरीके से पी के, और आप किसकी डिस्टेंस निकालोगे, इस पॉइंट की, तो आ जाएगा x माइनस 1 करेंगे तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर एंड प्लस z माइनस प्लस 7 का होल स्क्वायर। जब आप इसको पी बी का स्क्वायर ही निकाल लोगे और इसके फॉर्मूले आप खोल दोगे तो अकॉर्डिंग टू दिस, तो ये भी ऐसे ही आ जाएगा कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस के 2ab, यहाँ भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, प्लस z स्क्वायर एंड 49 प्लस की 14x 14z, है ना आपके पास में ये वाली वैल्यू, ठीक है ना, एंड ये वाली वैल्यू, ठीक है ना। जो कंडीशन दी है उसमें सब्स्टिट्यूट कर दो। हमें दिया है पी ए का स्क्वायर प्लस पी बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2k स्क्वायर। तो जब आप इसके अंदर ये वैल्यूज रखोगे, इसका मतलब इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, है ना, इसको जोड़ना ही तो पड़ रहा है। तो एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा, डायरेक्ट करता हूँ, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो ये 9 है, ठीक है ना, एक एक टर्म को जोड़ लो चाहे तो, ये हो गया 10, ठीक, 6x माइनस के 2x प्लस के तो माइनस के 4x, फिर वाई स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर प्लस के 2y स्क्वायर, ठीक है ना, 16 और 9 25, ठीक है ना, 8y और 6y माइनस के 14y, ठीक है ना, प्लस के 2z स्क्वायर एंड 25 और 49 हो गए आपके पास में, एक डालो 24 74, है ना, प्लस के 74 एंड ये आ जाएगा प्लस के 4z इज इक्वल टू 2k स्क्वायर। तो आप एक काम करो, 2 कॉमन निकाल लो और पहले एक्स स्क्वायर वाला पद लिख लो, फिर वाई स्क्वायर वाला लिख लो, फिर जेड स्क्वायर वाला लिख लो। ये वाला पद आ गया, ये वाला पद आ गया और ये वाला पद आ गया। फिर रख लो एक्स वाला। जब इसमें से 2 कॉमन निकाल लिया तो बचेगा 2x, ठीक है। जब इसमें से 2 कॉमन ले 7y, इसमें से 2 कॉमन निकाला हमने, ठीक है ना, 4z में से, दिस इज 4z, तो 2z आ जाएगा, है ना, और प्लस में 10 और 25 हो गए 35 और 74 109, ठीक है ना, आपके पास में कितना 109 ही तो होंगे आपके पास में, ठीक है ना। कितने आ जाएंगे आपके पास में 109, उसको आप अलग रख दो, प्लस 109 इज इक्वल टू 2k स्क्वायर, ठीक है ना आपके पास में। तो बस एक काम करना है, इस 109 को उधर पहुंचा देना, और एग्जाम्पल में देखो आप आंसर यही छोड़ रखा उस बेचारे ने, ठीक है। चलिए अब आप लोग बिल्कुल तैयार हो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने के लिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे, लेकिन उम्मीद करता हूं कि आप मेरे कराने से पहले खुद ही कर लेंगे, ठीक है। चलिए धन्यवाद।